सो लास्ट क्लास में वी वर डूइंग मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला वगैरह किया था और वी स्टॉप्ड एट द वर्किंग ऑफ क्रॉस फील्ड। थोड़ा सा रुक जाता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। मीनवाइल स्क्रीन पे एटलीस्ट देख लेना ताकि रिकॉल हो जाए कि हमने प्रीवियस वाली क्लास के अंदर क्रॉस फील्ड्स के काम पे स्टॉप किया था। ठीक है, सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ क्रॉस फील्ड्स, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। सो थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन बाकी है। सो आज ये वाला पहले कंप्लीट करा दूं और इसके बाद हॉल प्रोब की वर्किंग करनी है। सो विल मूव ऑन टू दैट। सो आज एसेंशियली थ्योरी वाला काम, मेरा लिखने का काम थोड़ा सा ज्यादा है, कैलकुलेशन का काम जरा कम है। ओके यार, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रॉस फील्ड्स का काम किया था ना, जहां स्टॉप किया था ना, एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा काम क्रॉस फील्ड्स का बाकी था। लेट मी कंक्लूड विद दैट वर्किंग फर्स्ट और फिर आगे की थ्योरी करनी है। सही है। तो मैं हेडिंग वही रखता हूँ, कंटिन्यूएशन ऑफ क्रॉस फील्ड्स डाल देता हूँ। और इनफैक्ट आई कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम, फिर उसकी बेसिस पे वर्किंग कर लेते हैं। लास्ट क्लास से आई एम होपिंग कि आपको याद होगा। सो लेट्स सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड गिवन टू यू। क्रॉसेस बना देता हूँ टू सिग्निफाई दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द स्क्रीन। मेंशन भी कर देता हूँ, बस इनटू लिख देता हूँ, काफी है। नाउ लेट्स सपोज देयर इज अ चार्ज पार्टिकल। द चार्ज पार्टिकल इज अ प्रोटॉन, सो इट्स अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। थोड़ा सा प्रीवियस वाली क्लास से याद भी कर लीजिएगा। इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वेलोसिटी v है। तो लास्ट क्लास से याद कीजिएगा, हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया था एंड आई एम होपिंग कि आपको याद होगा। इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा था ना, वो बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड्स लगा था। ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। सो मैं लिख देता हूँ कि द मैग्नेटिक फोर्स वाज कॉजिंग एन अपवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड से लास्ट क्लास में प्रिडिक्ट किया था। याद रखिएगा जरा, बिकॉज ये आगे चाहिए होगा। अच्छा, अगला काम ये करता हूँ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता हूँ जैसे प्रीवियसली करी थी, so that they are both perpendicular to each other. So electric field is the one shown with the green marker. From the last class you remember कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा प्रोटॉन के ऊपर, वो उसको नीचे पुल करेगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को ग्रीन से शो कर देता हूँ और ये आप थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएगा। और प्रीवियस क्लास में हमने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे ना, तो हमारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाता था। तो ये मैंने स्ट्रेट वाला पाथ बना दिया। ठीक है, इसकी वर्किंग हमने प्रीवियस वाली क्लास में करी थी कि मैग्नेटिक फोर्स विल मेक दिस चार्ज पार्टिकल गो अपवर्ड्स, electrical force will make it go down, and if the two fields are equal, then the charge particle will go straight. Now यहीं से आगे कंटिन्यूएशन करनी है। सो अब सपोज करें अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो, मैं पहले क्वेश्चन की वर्डिंग्स लिख लूं। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन what happens if the following changes are made independently. अच्छा, मैं चेंजेस एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ये आप जरा केयरफुली देखिएगा, बिकॉज आपके पेपर्स के अंदर इसके क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ काफी दफा आ रहे होते हैं। चेंजेस देखते जाइएगा। ओके, सो पहला चेंज, proton is replaced with an alpha particle. तो अगर आप प्रोटॉन की जगह एक अल्फा पार्टिकल को लेकर आ जाओगे, इफ द प्रोटॉन वाज गोइंग स्ट्रेट, आपको जज करना है
व्हाट विल हैपन टू द अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब सिंपल सा प्रोसीजर है, कैसे जज करेंगे ना वो देख लें। प्रोटॉन में और अल्फा में 3 चीज़ों का फ़र्क है। एक तो मास का फ़र्क है, बट याद कीजिएगा, जो फ़ॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में वर्कआउट किया था, उसमें मास आता ही नहीं था। फ़ॉर्मूला ये था ना, मैग्नेटिक फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला था BQV, मैं होप कर रहा हूँ आपको याद होगा, और इलेक्ट्रिकल फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला था EQ। दोनों में मास का टर्म तो आता ही नहीं है, तो मास का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो मास का डिफरेंस होना विल नॉट प्ले एनी रोल। अच्छा, दूसरा फ़र्क, अमाउंट ऑफ चार्ज। अल्फा में ज़्यादा चार्ज होता है, प्रोटॉन में कम होता है। बट नोटिस कीजिएगा, चार्ज भी कैंसल हो गया था वर्किंग के अंदर। जब हमने BQV को इक्वल किया था विद EQ, तो आपको लास्ट क्लास में याद होगा, चार्ज एंड चार्ज गॉट कैंसल्ड। इसका मतलब है कि मास का तो कोई इम्पैक्ट वैसे ही नहीं है। अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट है, अल्फा पे ज़्यादा है, बट इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। नो इफेक्ट लिख देता हूँ। तो मास का डिफरेंस होना मैटर नहीं करता। अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और टाइप ऑफ चार्ज सेम है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है और अल्फा भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है टेक्निकली देखें ना, तो मास का डिफरेंस मैटर नहीं करता, चार्ज का अमाउंट मैटर नहीं करता, और टाइप ऑफ चार्ज तो दोनों का सेम है। इसका मतलब है कि आपकी फाइनल कंक्लूजन ये होनी चाहिए कि अगर प्रोटॉन स्ट्रेट जा रहा था, तो यू शुड एक्सपेक्ट दैट इवन द अल्फा पार्टिकल शुड रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, सो प्रोटॉन को हमने अल्फा से रिप्लेस किया था एंड द क्वेश्चन वाज आस्किंग के क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने जस्टिफिकेशन ये दी कि चेक किया क्या क्या चीजों का फर्क है। तो प्रोटॉन वर्सेस अल्फा में एक तो मास का फर्क था, बट मास हमारी इक्वेशन में आता ही नहीं था, ना मैग्नेटिक फोर्स में आता था ना इलेक्ट्रिकल फोर्स में आता था, सो वो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया। अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट था, चार्ज कैंसिल हो गया था, उसने भी मैटर नहीं किया। टाइप ऑफ चार्ज सेम था, दोनों पॉजिटिव थे, विच मेंट कि ओवरऑल टर्म्स के अंदर इफ प्रोटॉन गोज स्ट्रेट, देन वी शुड एक्सपेक्ट अल्फा टू आल्सो गो स्ट्रेट। तो मैंने कंक्लूजन लिख लिया, अल्फा रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। अब सेकंड केस देखते हैं। 3 सिनेरियोस बता दूं, फिर आगे थ्योरी करनी है। व्हाट इफ आप प्रोटॉन को रिप्लेस कर दो विथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जरा कोई सजेशन देगा कि पहले प्रोटॉन था, अब कुछ देर के लिए सोचे कि प्रोटॉन को हटा दिया मैंने और प्रोटॉन की जगह मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होना चाहिए। सो मैं आंसर लिखता जा रहा हूं और आप अपने सजेशंस अगर दे रहे हैं तो उसको आंसर के साथ कंपेयर कर लें। वर्डिंग्स देखिएगा क्या लिख रहा हूं। सिंस इलेक्ट्रॉन हैज एन ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, therefore ये इंपॉर्टेंट है, the individual forces, that is the magnetic force and the electrical force, will both get reversed। पहले मतलब समझ लें आप। सिंस प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ऑपोजिट चार्ज होता है। तो ऑपोजिट चार्ज का इंपैक्ट ये होगा कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस थे, मैग्नेटिक वाला फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो दोनों के दोनों फोर्सेस रिवर्स हो जाएंगे। दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर डायग्राम पे चेक कीजिएगा, पहले अपवर्ड्स लग रहा था। मैं सर्कल बनाता हूं, आपको नजर भी आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स पहले अपवर्ड्स लग रहा था, तो अब वही मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए डाउनवर्ड्स लगेगा। और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स था, इसको पिंक से हाईलाइट कर रहा हूं, पहले डाउनवर्ड्स लग रहा था,
अब इलेक्ट्रॉन के लिए वही इलेक्ट्रिकल फोर्स अपवर्ड्स हो जाएगा। तो कुड यू रियलाइज कि अगर दोनों ही फोर्सेस स्विच हो गए या फ्लिप हो गए या रिवर्स हो गए, तो बहरहाल उसका एंड रिजल्ट ये बनेगा कि वो पहले भी कैंसिल हो रहे थे, ये अब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है फाइनल आउटकम ये होगा कि बीटा ऑल्सो रिमेन, सॉरी बीटा लिख दिया मैंने गलती से। तो फाइनल आउटकम ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक प्रोटॉन रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट करूं कि जब आपने प्रोटॉन को रिप्लेस किया विद एन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो साइन के चेंज होने की वजह से दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस अपने अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस को रिवर्स कर देंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स पहले अपवर्ड्स लग रहा था, मैंने टिक लगाया है, वो अब डाउनवर्ड्स लगेगा, इसको भी टिक लगा रहा हूं। और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स पहले डाउनवर्ड्स लग रहा था, वो अब अपवर्ड्स लगेगा। कैंसल आउट वो पहले भी हो रहे थे, कैंसल आउट वो अब भी हो जाएंगे। तो अगर प्रोटॉन अनडिफ्लेक्टेड था, तो इलेक्ट्रॉन भी अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। दो केसेस हो गए, दो सिनेरियोस और बताने हैं। अब थर्ड वाले सिनेरियो के लिए क्या करूं? ओके, जरूरत नहीं है, नीचे ही लिखता जा रहा हूं। ओके, थर्ड केस, पहले प्रोटॉन था which was traveling with a velocity of v। अब मैंने प्रोटॉन को तो चेंज नहीं किया, सो इट इज स्टिल अ प्रोटॉन, ओनली दिस टाइम मैंने इसकी स्पीड को ज्यादा कर दिया है। तो पहले v के साथ ट्रैवल कर रहा था, अब वही प्रोटॉन है लेकिन डबल स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है ना। अब इसकी कंक्लूजन कैसे करेंगे? अगर आप फॉर्मूलाज देखें तो नोट कीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स का स्पीड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर मैं स्पीड को डबल करूंगा ना, तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा। बट एज फार एज इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंसर्न, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस विल रिमेन द सेम, है ना। सो आई कैन से, अब वर्डिंग्स लिख रहा हूं, डबलिंग द स्पीड, comma, doubles the magnetic force, therefore magnetic force will now outweigh the electrical force। ठीक है, तो पहले दोनों फोर्सेस इक्वल थे ना, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इक्वल थे, तो पार्टिकल सीधा जा रहा था। स्पीड बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, काइंड ऑफ डबल हो गया। इलेक्ट्रिकल उतना ही है जितना कि पहले था, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि द मैग्नेटिक फोर्स आउटवेज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स चाहता है, अब वही होगा। और याद कीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डिफ्लेक्शन अपवर्ड्स थी ओरिजिनली, सिंस मैग्नेटिक फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर अपवर्ड डिफ्लेक्शन, therefore proton traveling with 2v will get deflected upwards। सही, अली असगर की वर्डिंग सही है, बस उसने गलती से प्रोटॉन लिख दिया, द वर्डिंग शुड बी प्रोटॉन ट्रैवलिंग विद 2v। और रोहिल ने वर्डिंग सही लिखी है, ये मैग्नेटिक फोर्स आउटवेज द इलेक्ट्रिकल फोर्स, बिल्कुल सही है। अच्छा, चौथा केस देखते हैं, इसमें दो चेंजेस करते हैं और फिर आगे थ्योरी करनी है, उसकी वर्किंग कर लेते हैं। फोर्थ वाले सिनेरियो में दो चेंजेस कर रहा हूँ, चेक कर लें। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले प्रोटॉन था ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v। अच्छा, पहला चेंज कर रहा हूँ,
पिछले सारे एग्जांपल्स के अंदर 1 2 3 में आई मेड वन चेंज एट अ टाइम, अब मैं 2 कर रहा हूँ। सो प्रोटॉन को चेंज करके इलेक्ट्रॉन भी कर देता हूँ और स्पीड को चेंज करके v के बजाय 2v कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 चेंजेस आर डन। प्रोटॉन चेंजेस टू इलेक्ट्रॉन, तो टाइप ऑफ चार्ज भी रिवर्स हो गया और स्पीड भी ज्यादा हो गई। अच्छा, 2 चेंजेस के केस में मेरी सजेशन ये है कि आप आंसर को 2 स्टेप्स में डिवाइड करके लिखिएगा। तो पहला काम ये कर लें कि पहले सिर्फ प्रोटॉन का चेंज टू इलेक्ट्रॉन, पहले मैं इसका इम्पैक्ट समझा दूं, वेलोसिटी पे बाद में आते हैं। ओके, सो प्रोटॉन चेंजेस टू इलेक्ट्रॉन, अभी सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर कर रहा हूं। यू रियलाइज इंडिविजुअल फोर्सेस विल गेट रिवर्स्ड, जैसे ऊपर लिखा था। Which means that for an electron, originally the magnetic force was upwards, अब downwards हो जाएगा, and originally the electrical force was downwards, अब upwards हो जाएगा। ये आधा आंसर तो आ गया कि प्रोटॉन चेंजिंग टू एन इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल फोर्सेस विल गेट रिवर्स्ड। सो मैग्नेटिक प्रीवियसली अपवर्ड्स था, अब डाउनवर्ड्स हो गया, और इलेक्ट्रिकल पहले डाउनवर्ड्स था, तो वो अब अपवर्ड्स हो गया। ये तो आधा काम हो गया। अब वेलोसिटी का काम अलग से देख लेते हैं। सो ये मैं सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूँ। Now let's consider velocity. So since velocity is doubled, therefore magnetic force also doubles. Hence, magnetic force outweighs electrical force. Since magnetic force was causing a downward deflection, therefore the final conclusion will be that electron traveling with 2v should deflect downwards. ठीक है, so the question was fourth part में कि हमने प्रोटॉन को ट्रैवलिंग विथ v रिप्लेस किया था विथ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विथ 2v। तो मैंने 2 स्टेजेस में वर्किंग करी। इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट समझाया कि फोर्सेस रिवर्स हो जाएंगे। सो मैग्नेटिक फोर्स व्हिच वाज ओरिजिनली अपवर्ड्स, वो डाउनवर्ड्स हो गया। इलेक्ट्रिकल फोर्स व्हिच वाज ओरिजिनली डाउनवर्ड्स, वो अपवर्ड्स हो गया। ये तो प्रोटॉन चेंजिंग इनटू एन इलेक्ट्रॉन का आंसर आ गया। इसके बाद मैंने वेलोसिटी को सेपरेटली कंसीडर किया। सो वेलोसिटी डबल हो गई थी, कॉन्सिक्वेंटली मैंने लिखा है मैग्नेटिक फोर्स आल्सो डबल्स, फिर लिखा है हेंस मैग्नेटिक फोर्स आउटवेज द इलेक्ट्रिकल फोर्स, और फिर फाइनल कंक्लूजन लिखा है सिंस मैग्नेटिक फोर्स वाज कॉजिंग अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद 2v विल आल्सो डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स। सही। तो ये कंक्लूड करता है हमारी वर्किंग ऑफ क्रॉस फील्ड, जो लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन थी। लास्ट क्लास में हमने क्रॉस फील्ड्स की पूरी वर्किंग करी थी और ये देखा था कि चार्ज पार्टिकल के अनडिफ्लेक्टेड रहने की क्या पॉसिबिलिटी होती थी। और आज हमने ये देखा है कि अगर सिनेरियोस बदल दिए जाएं, सिनेरियोस के बदलने में प्रोटॉन की जगह अल्फा आ जाए, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाए, स्पीड कभी ज्यादा कर दें, कभी कम कर दें, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो उसको टैकल कैसे करते हैं ना, वो वर्किंग हो गई। तो ये मैंने एक स्लाइड कंक्लूड कर ली है। अ, इसको मैं फिलहाल लेबल भी ऐसे ही कर देता हूँ, और अब जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है ये सेपरेट साइड पे करा रहा हूँ क्योंकि दिस इज मोर लाइक ये पूरी जगह ले जाएगी वर्किंग। तो अगली वर्किंग जो है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ
what is called a Hall probe. रिसेंट पेपर्स के अंदर यार इसके भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आना शुरू हो गए। मैं इसकी वर्किंग पूरी एक्सप्लेन कर दूं। आई थिंक पूरी क्लास इसकी वर्किंग में ही चली जाएगी। इसमें काफी सारी चीजें हैं। पहले मैं वन गो में सारी चीजें एक्सप्लेन करता जाऊं, साथ साथ में कोशिश करूंगा रिपीट भी करता जाऊं। बट इन केस कोई चीज हो तो प्लीज अनम्यूट करके राइट देन एंड देयर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स वगैरह को उसी वक्त सॉर्ट आउट करता जाऊं। तो दिस इज द कंटिन्यूएशन है आगे, और इसमें भी क्रॉस फील्ड का यूज आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन कि हॉल प्रोब का आप यूज क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है? तो सिंपल सा पर्पस है, इट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। सबसे पहली चीज, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा? बेसिक काम इसका ये है कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिटरमिन करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी को डिटरमिन करना हो ना, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो बिल्कुल इस तरह सोचिएगा कि जैसे करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप एमीटर यूज करते हो, टाइम फाइंड करने के लिए स्टॉप वॉच यूज करते हो, लाइकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए आप ये वाला डिवाइस यूज करते हो, विच इज कॉल्ड अ हॉल प्रोब। अब देखना ये है कि ये देखने में कैसा है और ये ऑपरेट कैसे करता है। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं। अब जनरली ये डायग्राम जरा मुश्किलों से बनता है, तो नंदलेस आई एम होपिंग कि बन ही जाएगा एक दफा के अंदर। शायद हो सकता है मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़े, जस्ट बेयर विथ मी। ओके, मैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ। तो मैं टॉप वाले को लेबल कर रहा हूँ एज ABCD। ओके, इसकी नीचे वाली साइड को लेबल कर रहा हूँ बॉटम वाली साइड को लेबल कर देता हूँ एज EFGH। So essentially this is how a Hall probe looks like. नेक्स्ट ये देखना है कि हम इसके कनेक्शंस वगैरह कैसे करते हैं। तो मैं जरा इसके डायमेंशंस को लेबल कर दूं। कोई भी डायमेंशन वगैरह समझ नहीं आया ना, तो मुझे उसी पॉइंट पे स्टॉप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? सो इट्स बेसिकली लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड शेप डिवाइस। डायमेंशंस मार्क कर लूं। AD वाली साइड जो है ना, इसकी लेंथ को मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। साइड AD इज लेंथ L। ठीक है, साइड CD इसको D कर देता हूँ, और जो वर्टिकल साइड है इसको T कर देता हूँ। ठीक है, सो AD इज L, CD is D, and DH is T. ओके, नाउ कनेक्शंस कैसे करते हैं? कनेक्शंस को मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। पहले ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। मैं लेबलिंग अभी कर दूंगा। लेट मी जस्ट गेट थ्रू विद द कनेक्शंस। लेबलिंग अभी नीचे लिख भी दूंगा।
ओके, सो लेट्स आइडेंटिफाई कि मैंने कौन सी वाली साइड्स को कनेक्ट किया है. सो आई जस्ट लेबल इट. सो द साइड ए, बी, एफ, ई. इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लो, शायद मुझे आगे जगह चाहिए हो. ओके, सो द साइड ए बी, एफ ई, and the side PD, HG. So basically the left side and the right side, the left side and the right side. Um, these are connected to a switch, an ammeter, and a battery. ठीक है, तो ऑल टुगेदर 6 साइड्स में से जो लेफ्ट वाली साइड है और जो राइट वाली साइड है, ए बी एफ ई अल्फाबेट्स देख लीजिएगा, एंड सी डी एच जी, दे आर कनेक्टेड टू अ स्विच, एमीटर एंड अ बैटरी. ऑलराइट, फर्दर आगे. इसको मस्टर्ड कलर से बना रहा हूं. तो मस्टर्ड वाली साइड की लेबलिंग देख लें. अल्फाबेट देख लीजिएगा. ए डी एच ई and front and back. BC, GF, front and back are connected to a voltmeter. तो सिक्स सिक्स साइड्स है ना. सो लेफ्ट वाली साइड को और राइट वाली साइड को, उसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, कनेक्टेड टू द एमीटर, द स्विच एंड द बैटरी. फ्रंट एंड बैक उसको मैंने मस्टर्ड कलर से शो किया हुआ है डायग्राम पे, दैट्स कनेक्टेड टू द वोल्टमीटर. अच्छा, कौन सी साइड्स बच गई? सो आई थिंक मैं बोलता हूँ और आप मेरे साथ साथ इसको रिकग्नाइज कर लीजिएगा. एक टॉप वाली साइड बच गई है, टॉप वाली, दैट इज ABCD. और एक बॉटम वाली साइड बच गई है, दैट इज EFGH. चेक कर लिया, टॉप बच गई है और बॉटम बच गई है. लेफ्ट और राइट को भी कनेक्ट कर दिया, फ्रंट और बैक को भी कनेक्ट कर दिया, टॉप बॉटम बची हुई है. उसके बारे में क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो देख लीजिएगा. सो ABCD and EFGH are placed in a magnetic field whose strength, sorry, are placed in a magnetic field B, symbol भी साथ साथ लिख लो ना, whose strength is to be determined such that the field lines enter perpendicularly from one side and
exit through the opposite side. ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लो। तो टॉप और बॉटम के जो फेसेस बच गए थे ना, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं करते हैं। रादर ABCD एंड EFGH, टॉप एंड बॉटम, आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉल प्रोब की इन दोनों साइड्स को ले जाकर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। कैसे प्लेस कर देते हैं? सच दैट द फील्ड लाइंस एंटर परपेंडिकुलरली फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिट थ्रू दी ऑपोजिट साइड। तो मैं फील्ड लाइंस बना के दिखाता हूँ डायग्राम के ऊपर। ऐसे बनाऊंगा कि आपको देखने से लगे कि दे विल एंटर परपेंडिकुलरली थ्रू वन साइड एंड विल एग्जिट थ्रू दी ऑपोजिट साइड। अब डायग्राम थोड़ा सा अनटाइडी होना शुरू हो जाएगा, बट जस्ट बेयर विथ मी। फील्ड लाइंस को रेड कलर से बना रहा हूं और देख लीजिएगा, इस तरह से बना रहा हूं कि द फील्ड लाइंस अपीयर टू बी एंटरिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिट थ्रू द अदर साइड। 3 लाइंस काफी है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ मुझे डिटरमिन करनी है। पहले कुछ लोग जरा मुझे ओके कर दीजिएगा कि मेरी यहां तक की वर्डिंग्स आर फाइन विथ यू गाइस। और मैं रेड कलर के साथ बी लिख देता हूं और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमें इस फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करना है। तो अब ये पूरा प्रोसेस अपना रोल कैसे प्ले करेगा उसकी डिस्कशन करनी है। ठीक है गाइस, सही। तो डायग्राम एक नजर देख लें। ऑल राइट, अब प्रोसीजर स्टार्ट करना। तो यार अनफॉर्चुनेटली मैं पहला काम ये करता हूँ कि सिंस डायग्राम मुझे थ्रू आउट यूज करना है ना, जस्ट बेयर विथ मी। मेरा काम इस तरह से आसान हो जाएगा कि जो पूरी वर्डिंग्स मैंने लिखी थी ना, अब ये मेरे किसी काम की थोड़ी देर के लिए नहीं है। तो मैं इस पूरी वर्डिंग को साइड पे शिफ्ट करता हूँ। तो जो पढ़ाता जा रहा हूँ वो साइड पे शिफ्ट करता जा रहा हूँ और बाकी का पोर्शन आपको डायग्राम पे नजर आता रहेगा। अब मुझे आगे की वर्डिंग लिखनी है ना, तो मैं नीचे वाली जगह उसके लिए यूज करना चाह रहा हूँ। सही। वो चाहिए होगा तो उसको दोबारा देख लेंगे, अभी फिलहाल मेरे काम का नहीं। अच्छा, अब मैं स्विच को क्लोज करता हूँ और अब थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए होगी। मैं करंट को मार्क करता हूँ। अच्छा, रिमेंबर करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेट मी मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट। द मोमेंट यू क्लोज द स्विच, द करंट बिगिंस टू फ्लो। ये मैंने करंट मार्क कर दिया है। करंट के साथ चाहे ना तो मैं ब्रैकेट्स में प्लस क्यू लिख देता हूँ, बिकॉज द करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब रिकग्नाइज द फैक्ट कि जैसे ही करंट आपका एंटर करेगा इनटू द हॉल प्रोब, ठीक है ना, तो एज सून एज द करंट इज गोइंग टू एंटर थ्रू द हॉल प्रोब, द मैग्नेटिक फील्ड will start applying a force on these charged particles. As soon as the current, which is denoted by the symbol of I, ब्रैकेट्स में प्लस क्यू लिखा है, जैसे ही ये करंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, यहां से एंटर करेगा जहां से मैंने एरो बनाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पे फोर्स लगाना शुरू हो जाएगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सो फर्स्ट थिंग, द मैग्नेटिक फील्ड applies a force on this current, causing the charged particles entering the Hall probe to undergo deflection। ठीक है, मैंने वर्डिंग लिख दी है। So as soon as the current or positive charges enters the Hall probe, the magnetic field
is going to apply a force on these charge carriers or current, causing the charge particles to deflect. If I ask you direction of deflection क्या होगा, ये आपको थोड़ी सी हिम्मत पकड़ के लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा। मैं आपको असिस्ट करता हूं, तो मैं बताता जा रहा हूं, आप अपने हैंड की प्लेसमेंट कर लें और फिर मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। अच्छा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो आपकी अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इज द फर्स्ट फिंगर। मैं मैग्नेटिक फील्ड को डाउनवर्ड्स के बजाय अपवर्ड्स बना देता हूं, तो आपके लिए हाथ प्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट मी चेंज मेक दिस चेंज कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के एरोस को चेंज करके डाउनवर्ड्स के बजाय ऊपर कर देता हूं, तो आपके लिए लेफ्ट हैंड की प्लेसमेंट आसान हो जाएगी। ओके, सो अब मैं आपको बताता जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड प्लेस करें और चेक करें। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर को अपवर्ड्स पॉइंट कीजिएगा। अपवर्ड्स का मतलब है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्क्रीन और टुवर्ड्स द सीलिंग। सो फर्स्ट फिंगर अपवर्ड्स पॉइंट होनी चाहिए, छत की तरफ, सीलिंग की तरफ या टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्क्रीन। अच्छा, सेकंड फिंगर करंट बताता है। सेकंड फिंगर को करंट के डायरेक्शन में मार्क कीजिएगा। करंट का डायरेक्शन देख लें कहां पर है, राइट की तरफ। तो अपनी फर्स्ट फिंगर को, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को सीलिंग की तरफ रखें, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स। सेकंड फिंगर को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करें, और मैंने भी कर लिया है, आई एम होपिंग आपने भी कर लिया होगा। थंब इज गोइंग टू पॉइंट कहां पर, वो आप सजेस्ट करें मुझे कमेंट्स के अंदर। सो मैं रिपीट करता हूं, जिसने हाथ प्लेस कर लिया हो अटेम्प्ट करें, सही होगा तो बताता जाऊंगा, गलत होगा तो दोबारा से रिपोजिशन कीजिएगा। फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सीलिंग, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्क्रीन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का एरो चेक कर लीजिएगा, थंब आना चाहिए। ओके, चार आंसर्स आए, सबके सही हैं। राया ने लिखा आउट ऑफ द प्लेन, सही है। इब्राहिम ने लिखा आउट ऑफ द पेज, सही है। रोहिल ने लिखा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वो भी सही है। अरीज ने लिखा आउट ऑफ द स्क्रीन, वो भी सही है। जो डायरेक्शन आपने कहा है, ये सारी वर्डिंग एक्सेप्टेबल है। आउट ऑफ द पेज, बस मैं आउट लिख देता हूँ यार। आउट ऑफ द पेज भी सही है, आउट ऑफ द स्क्रीन भी सही है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी सही है, जो भी शौक पूरा करना हो। बट इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल्स जब आपके हॉल प्रोब में एंटर करेंगे तो ये सीधा नहीं जाएंगे, बल्कि सीधा जाने के बजाय मेरे लिए बेस्ट वर्डिंग ये है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे लिए बेस्ट वर्डिंग ये है। अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हो तो देख लीजिएगा, मैंने वही चीज लिखी है जो आपने कही है, बस अपने तरीके से लिखी है। सो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आप लोग कह रहे थे आउट ऑफ द पेज, बिल्कुल सही है। आउट ऑफ द स्क्रीन भी सही है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी सही है। मेरे हिसाब से अल्फाबेट्स की टर्म्स में मैंने लिख दिया ADHE। अग्रीड, ये वही चीज है जो आप लोग कह रहे हो। ADHE मेक सेंस, आप वाली ही वर्डिंग को लिखा है, बस अल्फाबेट्स की तरफ लिखा है। इसका मतलब ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स सीधा जाने के बजाय जो फ्रंट वाली साइड है, द साइड फेसिंग द ऑब्जर्वर, ADHE, ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स इस तरफ कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है थोड़ी देर के बाद जब मैं इस हॉल प्रोब को आकर देखूंगा, तो मुझे ये लगेगा कि फ्रंट वाली साइड पर पॉजिटिव चार्जेस की अक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई है, जो मैं बना के दिखा रहा हूं। सिर्फ समझाने के लिए आपके बना रहा हूं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, सही है, तो आप लोगों ने कहा था टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द प्लेन, ये सारी वर्डिंग सही थी जो मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही थी, सब सही था। मैंने लिख दिया टुवर्ड्स द साइड ADHE, और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही करंट एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स करेगी कि वो सीधा जाने के बजाय वो सारे के सारे ड्रिफ्ट करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, डिविएट करेंगे इन अ मैनर सो एज टू कम आउट ऑफ द स्क्रीन। दैट इज दे विल ऑल मूव टुवर्ड्स द साइड लेबल्ड एज ADHE और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ये कहते हैं, और दोनों करेक्ट हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर फ्रंट वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। दिस इज वन वे ऑफ सेइंग इट। कुछ स्टूडेंट्स इक्वली राइट ये कहते हैं
कि सिर्फ पीछे वाली साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। मेरा ख्याल है मैं दोनों में से किसी को अपोज नहीं कर सकता। दोनों वर्डिंग्स अपनी अपनी जगह अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही बात है। अच्छा, किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि फ्रंट पे पॉजिटिव कहना इज एज गुड एज बैक पे नेगेटिव? किस बेसिस पे कह रहा हूं? तो उसका सिंपल तरीका सोचिएगा कि अगर यही चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं होता, बल्कि अगर यही वाला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता, तो वुडंट यू एग्री कि नेगेटिव के केसेस में ये फ्रंट वाली साइड पे मूव करने के बजाय ये पीछे वाली साइड पे चले जाते? तो इसीलिए किसी भी स्टूडेंट को अगर ये कहना हो कि फ्रंट साइड पॉजिटिव है तो वो भी सही है, और अगर किसी स्टूडेंट को ये कहना हो, ऑल्टरनेटली ये कहना हो कि बैक वाली साइड नेगेटिव है, तो वो भी इक्वली करेक्ट है। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्रंट पे जाता है तो इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि नेगेटिव वाला साइड चार्ज इज गोइंग टू गो ऑन द अदर साइड, यानी कि बैक वाली साइड की तरफ। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो, जो रोहेल ने लिखा हुआ है, टुवर्ड्स द साइड बी सी एफ जी। सो दोनों वर्डिंग सही है, फ्रंट को पॉजिटिव बोलो या ऑल्टरनेटली पीछे वाले को नेगेटिव बोलो। अगेन, मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर वर्डिंग ये होगी। देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। मेरी वर्डिंग को चेक करें और डायग्राम के साथ मैच कर लें। ठीक है, अल्फाबेट देखें, और आपका ये कहना कि फ्रंट साइड पे पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट होंगे, या ऑल्टरनेटली ये कहना कि बैक साइड पे नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट होंगे, या ऑल्टरनेटली ये कहना कि फ्रंट और बैक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ये सारे इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, जैसे आपको सूट करें। और अगर आपने यहां तक की मेरी वर्डिंग्स फॉलो कर ली हैं, तब गौर से देखिएगा। आई डोंट थिंक यू विल कमेंट ऑन दिस फैक्ट कि नाउ अ क्रॉस फील्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। किसी को डाउट हो रहा हो ना कि क्रॉस फील्ड कैसे क्रिएट हुई है, तो प्लीज डायग्राम देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से थी, जो रेड कलर की लाइंस बनी हुई थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैब्लिश हो गई है प्लस माइनस की वजह से, एंड दे आर बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो बेस्ड ऑन द वर्किंग फ्रॉम द लास्ट क्लास, वी कैन सेफली से दैट अ रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड हैज नाउ बीन क्रिएटेड। ठीक है जी। नाउ फाइनल वर्किंग। तो अब इसके स्टेटमेंट्स को भी मैं थोड़ा सा उधर ही ले जाऊं। ठीक है, अब फाइनल चीज। तो लास्ट क्लास से आपको याद होगा कि जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल हो जाते थे, तो आपका चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होने के बजाय स्ट्रेट जाता था। इसका मतलब है, अब मैं फाइनल स्टेटमेंट ये लिख रहा हूं। आफ्टर सम टाइम, व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, will become numerically equal, then the charges will go undeflected। अच्छा, अनडिफ्लेक्टेड का क्या मतलब है? अगर मैं डायग्राम पे शो करना चाहूं कि अनडिफ्लेक्टेड का ये मतलब है, पिंक कलर से शो करता हूं, बाद में मिटा दूंगा।
कि वो इधर से आएँगे और बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए दूसरी वाली साइड से एग्ज़िट करके बाहर निकल जाएँगे। ठीक है जनाब? ये मतलब है दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड का। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें तो चार्ज पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कंडीशन रीच हो गई है? तो कॉमन सेंस है, जैसे ही वो स्ट्रेट जाएँगे, आपने एमीटर लगाया हुआ तो है आपको असिस्ट करने के लिए। इसका मतलब है जब आप इस सर्किट को सेटअप करेंगे ना, तो जिस मोमेंट पर एमीटर आपको रीडिंग देना शुरू कर दे, जैसे ही एमीटर पे करंट की वैल्यू रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए, तो कंफर्म हो जाएगा कि एक क्रॉस फील्ड क्रिएट हो गई है और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि द चार्ज पार्टिकल्स आर नाउ गोइंग अनडिफ्लेक्टेड थ्रू दिस रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड। तो आप इंतजार कीजिएगा इस सेटअप को लगाने के बाद। बेसिकली आपने हॉल प्रूफ लिया, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले जाके रख दिया। फिर 2-4 मिनट इंतजार कीजिएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट व्हाटएवर। उस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा। और फिर जैसे ही आपको करंट की रीडिंग एमीटर पे मिलेगी, इसका मतलब है कि आपके चार्ज पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना शुरू हो गए। तो अपने करंट की वैल्यू को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सही? So after some time when magnetic force and electrical force will become numerically equal, then the charges will go undeflected and ammeter gives a reading. नहीं, ऐसे नहीं लिखता हूँ। अनडिफ्लेक्टेड के बाद फुल स्टॉप लगाकर इसको सेकंड स्टेप के तौर पे लिख देता हूँ। At this point, the user notes down the ammeter reading and the corresponding voltmeter reading. अब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए है वो ये कि सर हमारा मकसद तो एमीटर रीडिंग और वोल्टमीटर रीडिंग लेना नहीं था। हमारा मकसद तो ये था कि हम तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना चाह रहे थे, तो वो काम तो अभी हमने नहीं किया है। अब वो काम करना बाकी रह गया है, तो वो काम बिल्कुल अभी करते हैं। तब तक मैं इसको मिटा दूँ, परफेक्ट है, अच्छे तरीके से मिट गया। So after some time, when the magnetic force and the electrical force become numerically equal, then the charge particles will go undeflected. Undeflected का मतलब है वो एक साइड से एंटर करेंगे और हॉल प्रोब के थ्रू ट्रैवल करते करते ऑपोजिट वाली साइड से एग्जिट कर जाएंगे। और जैसे ही ये सिनेरियो क्रिएट होगा, इस मोमेंट पर आप अपनी एमीटर की रीडिंग को नोट डाउन कर लीजिएगा और साइड बाय साइड वोल्ट मीटर की रीडिंग को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इन रीडिंग्स को यूज करके हमने आखिरी काम करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। कैसे? उसकी वर्किंग के लिए लास्ट स्टेप करा दूँ और ये कंक्लूड हो जाएगा। तो 4 लाइनों की वर्किंग बाकी है, 5 मिनट और दीजिएगा, होपफुली ये अभी ही कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी ज़रा मैं शिफ्ट करूँ। अच्छा, बाद में पूरा रीड करना हो ना तो मैं आपके साथ रीड अभी कर भी दूँगा। लेकिन शिफ्ट करना मेरी मजबूरी है ताकि कम से कम जो वर्किंग है वो डायग्राम के साथ-साथ होती रहे। सो अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? अच्छा, तो अब पहले तो मैं ये समझा दूँ कि एग्ज़ाम में बल्कि नहीं, पहले करा देता हूँ पूरी वर्किंग, फिर समझा दूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है। ओके, सो व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स becomes equal to the electrical force, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला BQV, इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला EQ। अच्छा, आपको B फाइंड आउट करना है। चार्ज तो मैंने आज भी कहा था कैंसल हो जाता है, लास्ट क्लास में भी कहा था। B को सब्जेक्ट बना देते हैं। बेसिक फॉर्मूला ये आ गया। तो फॉर्मूला आपसे डिमांड करता है कि आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आपका काम चल सकता है। कौन-सी 2 चीज़ें? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और आपको चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब जिनको AS की वर्किंग याद है, उनको ये भी याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एएस के अंदर निकालते थे। होपफुली फॉर्मूला आपको याद होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था
V अपॉन D। ठीक है? तो अगर मैं फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्लेस करना चाहूँ, तो देखिएगा मैं रिप्लेस कर रहा हूँ V अपॉन D। V फॉर वोल्टेज, D फॉर डिस्टेंस। डायग्राम पे अभी ये वैल्यूज़ मार्क कर दूँगा। और वेलोसिटी निकालने में अगर आपका इंटरेस्ट हो, तो आपने एएस लेवल के अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला किया था। सिंबल्स-विम्बल्स तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप भूल ही गए होंगे, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का शायद थोड़ा बहुत फॉर्मूला इधर-उधर का याद रह गया हो। तो हल्का-फुल्का 5-10% याद रह गया होगा, तो वो नज़र आ रहा है, शायद थोड़ा बहुत याद हो। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना दूँ, ताकि मैं वेलोसिटी की वैल्यू को भी लगा दूँ। अच्छा, जो लोग सिंबल्स भूल गए हैं ना, उनके लिए मैं भी लिख दूँगा सारे सिंबल्स क्या थे, बट फिलहाल तो ए क्या चीज़ था ना, ए, वो देख लीजिएगा। ए रिप्रेजेंट करता था एरिया थ्रू व्हिच द चार्ज पार्टिकल्स आर एंटरिंग। So in my diagram, look carefully. A refers to the area which I will shade right now for your convenience, and then I'll erase the shading. So if anybody can tell me that A represents the area through which the charged particles are entering, so if anybody can tell me the dimensions of this area, तो कुछ अल्फाबेट्स मैंने यूज़ किए थे, शायद किसी को याद रहा हो। तो अगर किसी को अटेम्प्ट करना है, ये वाला एरिया थ्रू व्हिच द चार्ज पार्टिकल्स आर एंटरिंग, अल्फाबेट्स की टर्म्स में वो एरिया क्या बनेगा? ज़रा देखें कुछ अल्फाबेट्स अगर याद हो तो। मैंने 3 अल्फाबेट्स यूज़ किए थे, एक एल था, एक डी था और एक टी था। तीनों नज़र आ रहे हैं अल्फाबेट्स। ज़रा अटेम्प्ट करें, एल, डी और टी में से कौन से अल्फाबेट्स आपके इस एरिया के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगे? रोहेल ने मेरा ख़्याल है सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? नहीं। रोहेल ने सही नहीं लिखा, नहीं, एल इंटू टी नहीं, एल इंटू टी नहीं, डी इंटू टी, डी इंटू टी। गौर से देखिएगा, डी इंटू टी। मैं डी को दोबारा हाइलाइट करूँ या नहीं करूँ? देख के नज़र आ रहा है डी इंटू टी? मैं एक काम करता हूँ, रोहेल मैं ये वाली साइड शेड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो शायद यहाँ से तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाएगा कि डी इंटू टी है। बाकी लोग भी ज़रा कन्फर्म कर लें कि अगर डी इंटू टी है तो? सही है जनाब। ठीक है, मैंने दोनों साइड वैसे आपके लिए शेड कर दी है। सो डी इंटू टी देखिएगा और मैं एरिया यहाँ लगा देता हूँ। तो वेलोसिटी का भी आंसर आ गया, रिप्लेस कर दूँ। इस पॉइंट पर आकर काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसमें तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और लिटरली वो गिनने बैठ जाते हैं कि सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन गया क्योंकि इसके अंदर तो न्यूमरस क्वांटिटीज़ हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। बट व्हाट दे फेल टू रियलाइज़ इज़ ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक सिम्प्लीफाई हो जाएगा एज़ यू वुड सी नाउ। अगर कैंसल-वैंसल करने का शौक पूरा करना हो तो करके देखें। ये फॉर्मूला सिम्प्लीफाई करके ये बनेगा। कैंसल करें, चेक करें। सब कुछ कैंसल-वैंसल करके देखें टर्म्स में से। एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें तो कैंसल नहीं हो रही है, सिर्फ़ डी ही कैंसल हो रहा है और अगर आप ओके हैं कि डी कैंसल हो रहा है, तो देन यू शुड बी ओके कि आपका रिज़ल्ट ये बनेगा, जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। इसको देखकर भी स्टूडेंट्स बड़े बेचैन होते हैं। वो कहते हैं सर 5 चीज़ें मेज़र करनी पड़ेंगी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी निकालने के लिए और राइटली सो देखने से तो लगता है कि वाक़ई 5 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अच्छा कौन-सी 5 चीज़ें? वोल्टेज चाहिए होगा, जो वोल्टमीटर दे देगा। आई फॉर करंट, करंट चाहिए होगा, एमीटर दे देगा और बाकी ये 3 सिंबल्स बच गए। तो इनके लिए मैं आपको डिटेलिंग लिख दूँ कि आपको क्या-क्या, कैसे मिलता है। बहुत सिंपल वर्किंग है। इनफैक्ट इतनी सिंपल है कि एक ही स्टेप जो अगला वाला है वो आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि फील्ड स्ट्रेंथ निकालना लिटरली इतना ही आसान है, जितना कि स्टॉप वॉच यूज़ करना होता है या कोई और इंस्ट्रूमेंट होता है। बिकॉज़ ये जो रिज़ल्ट है एनक्यूटी, अगर मैं सिंबल्स लिखता जाऊँ और आप ज़रा देखते जाएँ, तो V इज़ द वोल्टेज, I is the current, Q is the charge। डायग्राम से चेक कीजिएगा, T is
the thickness of the Hall probe. Look at the diagram. T is the thickness of the Hall probe. मैं अभी पूरा रिकैप दे दूंगा, डोंट वरी। और n था, ये आपने AS में किया था, कि n होता था नंबर ऑफ चार्जेस। सब भूल जाते हैं, कुछ लोगों को शायद याद रह गया हो, बट कोई इशू नहीं अगर आप भूल भी गए तो। बस सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, A2s में नाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पर यूनिट वॉल्यूम, ये 5 चीजें हैं। देखने में लगता है कि 5 चीजें हमें चाहिए होंगी वर्किंग करने के लिए, बट द गुड थिंग इज n times q times t is actually a constant. Why a constant? बेटा चार्ज की वैल्यू फिक्स्ड होती है, हॉल प्रोब की थिकनेस भी जाहिर है फिक्स्ड होगी, एंड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ये भी एक फिक्स क्वांटिटी है। सो बेसिकली एन क्यू टी जो है, जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, दैट्स अ कांस्टेंट व्हिच इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो जब आप हॉल प्रोब परचेज करते हो ना, तो ये एन टाइम्स क्यू टाइम्स टी, ये पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू मैन्युफैक्चरर्स आपको खुद ही दे देते हैं। तो फायदा ये है कि आपको अगर एन क्यू टी मैन्युफैक्चरर दे देगा, तो फिर आपके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। आपको बस वोल्टेज रिकॉर्ड करना है वोल्ट मीटर से, करंट रिकॉर्ड करना है एम मीटर से, एन क्यू टी की जो वैल्यू मैन्युफैक्चरर ने दी हो वो सब्सटीट्यूट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपके पास स्ट्रेट अवे आ जाएगी। ठीक है। सो अब इफ आई नाउ आस्क यू कि हमने क्या क्या चीजें इस पूरी वर्किंग के अंदर अब तक पढ़ी हैं। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट, पूरा रिकैप दे रहा हूं कि आपको इस वर्किंग को 3 स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए। ओके, कौन से 3 स्टेप्स? सो डायग्राम अलग से लर्न करना चाहिए। दिस इज हाउ द डायग्राम लुक्स लाइक। थिंक ऑफ दिस एज वन वर्किंग। दे कैन ओनली आस्क यू द डायग्राम। इफ दैट इज द केस, तो सिर्फ ये डायग्राम लर्न कर लीजिएगा, दैट इज वन थिंग। अच्छा, दूसरी चीज, दे कैन आस्क यू फॉर द इंटायर एक्सप्लेनेशन, एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज द वन जो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन इस साइड पर अलग से लिखी हुई है आपके लिए। लर्न करने का काम तो बाद में कीजिएगा, but think of this as the second type of question where they can ask you the entire explanation. So either the diagram or alternately they can ask you for the explanation. ये दो चीजें हो गई। Otherwise, they can skip the diagram, they can skip the explanation, and they can only ask you for the derivation. If that is the case, तो derivation के लिए ये step number 3 याद रखिएगा। ठीक है। अब मैं दोबारा पूरा प्रोसेस समझाऊं कि मैंने क्या क्या चीजें आपको समझाई थी। मैंने आपको कहा था कि इट्स मेड आउट ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप का डिवाइस होता है। इसकी दो साइड्स को, लेफ्ट और राइट को, मैंने एमीटर के साथ, बैटरी के साथ और स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर फ्रंट को और बैक को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, टॉप और बॉटम को खाली छोड़ दिया, विद द इंटेंशन कि जिस मैग्नेटिक फील्ड को आपने मेजर करना है, वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक साइड से एंटर करेगी और दूसरी वाली ऑपोजिट साइड से एग्जिट करेगी। ठीक है, यहां तक का पहले मैंने आपको ब्रीफ लेआउट देके डायग्राम बना दिया। फिर इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि जब चार्ज पार्टिकल्स एंटर करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगी, और फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल्स स्ट्रेट जाने के बजाय इनिशियली फ्रंट वाली साइड की तरफ डिविएट करेंगे, जिसकी बेसिस पे मैंने फ्रंट वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस बना दिए, और मैंने कन्वर्सली कहा कि फ्रंट पे पॉजिटिव बनाना इज इक्वली एज गुड एज कि आप बैक वाली साइड पे नेगेटिव बना दें जो आपको सूट करे। इसकी बेसिस पे मैंने कहा कि आपके फ्रंट और बैक के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी, और फिर मैंने कंक्लूड किया कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही रीजन में आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने कंक्लूड किया
कि इस क्रॉस फील्ड के अंदर इवेंचुअली एक पॉइंट आ जाएगा कि जहां पर आपके चार्ज पार्टिकल्स अपने पाथ को स्ट्रेटन आउट कर देंगे, यानी कि वो अनडिफ्लेक्टेड ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। उसकी बेसिस पे मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल्स विल एंटर थ्रू वन साइड, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, and the charge particles will exit from the other side, that is the opposite side. And the moment the charge particles will exit from the other side, the reason you would know is because the ammeter will all of a sudden start giving you the reading. So at that point, you note down the reading on the ammeter and you also note down the reading on the voltmeter. ठीक है, ये काम बस आपने करना है। नवल मैं भी आता हूँ। सो आपने ले जाकर इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को उस जगह पे रख दिया कि जहां की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको मेजर करनी है। कैसे रखा कि फील्ड परपेंडिकुलरली एंटर करे फ्रॉम वन साइड और एग्जिट करे फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। रखने के बाद चाय पानी पिए, 4-5 मिनट के लिए इंतजार करें, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाए until the ammeter starts giving you a reading. That point will signify कि आपके पास क्रॉस फील्ड की क्रिएशन हो गई है and the charge particles are now traveling undeflected through this region of Hall probe. Once you start getting the ammeter reading, note it down and note down the corresponding voltmeter reading as well. रीडिंग के बाद फिर मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने का ये तरीका है। तो नवल जो तुम डिस्कनेक्ट हुई थी ना, उस वक्त मैंने ये समझाया था कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैं वर्किंग को दोबारा लिख लेता हूँ। सो आई थिंक शायद थोड़ा सा कन्वीनियंट तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना हो जाएगा। सो गाइस जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। क्विकली नवल बताते जा रहा हूँ। सो मैग्नेटिक फोर्स वाज बी क्यू वी, इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी ई क्यू। क्यू आपका दोनों साइड्स पर से कैंसिल आउट हो जाएगा नवल। आपको फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी थी तो मैंने बी को सब्जेक्ट बना दिया, मेरा ये आंसर आ गया। इसके बाद नवल मैंने ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपने एएस में किया हुआ था वी अपॉन डी, तो वो मैंने लगा दिया। और सेकेंडली मैंने ये एक्सप्लेन किया कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने का भी आपने एएस के अंदर फॉर्मूला किया था, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था। मैंने वहां से वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाया, चेक करो ये रिजल्ट बनेगा वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाकर। फिर मैंने एरिया को रिप्लेस किया बाय द टर्म d मल्टीप्लाइड बाय t फ्रॉम द डायग्राम। सो आई टेक यू टू द डायग्राम ताकि तुम एरिया को चेक कर लो कि एरिया की रिप्लेसमेंट हो गई है। सो एरिया रिप्रेजेंट्स द एरिया थ्रू विच द करंट वाज एंटरिंग। ये एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ था, मैं दोबारा हाईलाइट आपके लिए कर देता हूँ। दिस इज द एरिया नवल थ्रू विच द चार्ज पार्टिकल्स वर एंटरिंग। इसके एरिया के डायमेंशंस डायग्राम पे गिवन है, केयरफुली देखो, d मल्टीप्लाइड बाय t हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम पे देख लो, d लिखा हुआ है इस साइड पर, और अगर तुम्हें यही d को ट्रांसलेट करके दूसरी साइड पे लिखना है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर t को ट्रांसलेट करके दूसरी साइड पे लिखना है तो वो भी लिख देता हूँ। तो खैर अब तो d इंटू टी वैसे ही नजर आ जाएगा तुम्हें। सही है। सो d इंटू टी मैंने कर दिया फॉर द एरिया। तो एरिया की जगह d इंटू टी कर दिया है। सही। फिर मैंने इस वेलोसिटी के फंक्शन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, अभी कर देता हूँ। तो एक सेकेंड देना। तो वेलोसिटी का ये फंक्शन अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, तो बेटा ये रिजल्ट आ जाएगा। और जब तुम नवल सिंप्लीफाई करोगी बेटा इसको, तो फाइनल आंसर वो आ जाएगा जिसको मैंने येलो वाले मार्कर से हाईलाइट करके दिया था। सिंप्लीफाई करके तुम जरा देख लो। तो ये आंसर ये सजेस्ट कर रहा है, मैं इन लोगों को बता रहा था, दिस आंसर इज सजेस्टिंग कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए होंगी। रोहिल अभी आपके क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। है ना, देखने से लग रहा है 5 चीजें चाहिए होंगी, वोल्टेज चाहिए होगा, करंट चाहिए होगा और ब्रैकेट वाले 3 टर्म्स चाहिए होंगे।
ठीक है, तो फिर मैंने पहले आपको सारे के सारे टर्म्स बताए। ये कौन-सा वाला टर्म किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? सो V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, Q फॉर चार्ज, T represents the thickness of hole probe, N for number of charges per unit volume. So technically, yes, there are 5 things required. But the good thing is, out of these 5 things, I suggested कि इसमें से 3 चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। Consequently, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि since N into Q into T, all these 3 factors are constant, so number of charge carriers constant है, charge की वैल्यू ज़ाहिर है कांस्टेंट होती है, thickness of the hole probe also constant. So all of these 3 things, in fact, the product of these 3 things, let me put it this way, is provided by the manufacturer. The manufacturer आपको NQT की वैल्यू hole probe पे लिख के दे देता है। So once you have that answer of NQT, all you have to do is NQT रिप्लेस करें, वोल्टेज की रीडिंग लगाएं, करंट की रीडिंग लगाएं फ्रॉम द वोल्टमीटर एंड द एमीटर रिस्पेक्टिवली, और बस वैल्यूज को प्लग इन करेंगे तो आपको फील्ड की स्ट्रेंथ का रिजल्ट वर्कआउट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगर सिर्फ डायग्राम पूछें तो वो टॉप वाला डायग्राम शो कर दीजिएगा, ये वाला। अगर पूरी वर्किंग पूछते हैं, डेरिवेशन नहीं वर्किंग पूछते हैं, तो ये पूरी कहानी याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे शो करी थी, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सो अगर वर्किंग पूछते हैं तो ये वर्किंग आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रही है। ठीक है, आ चुकी होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो वर्किंग याद रखिएगा इफ दे आस्क यू फॉर द स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग। और अगर सिर्फ डेरिवेशन पूछते हैं तो मैं दोबारा से स्क्रॉल बैक कर रहा हूँ। तो अगर डेरिवेशन पूछते हैं तो बस ये वाला पोर्शन अपना यूज कर लीजिएगा। सही। अब मुझे 2-3 क्वेश्चंस फर्दर पूछने हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस कर दूं और 2-4 मिनट का ब्रेक लेके फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके। नवल, तुम्हारी सारी वर्किंग के स्टेटमेंट्स तो हो गए ना? यू आर ओके विद दिस ना? पहले आप मुझे आंसर दे देना, फिर मैं एक-एक करके आंसर्स दे दूं। सो नवल, ओके सही है, थैंक यू, गॉट इट, सही है। अच्छा, रोहिल ने पूछा है कि सर इज इट ऑलवेज प्लेस लाइक दिस? हाँ, तो इसका स्टैंडर्डाइज कनेक्शन होता है कि 2 ऑपोजिट साइड्स को आपने कैसे कनेक्ट किया, फिर बाकी 2 साइड्स को कैसे कनेक्ट किया। तो यस, टेक्निकली इन शॉर्ट, इसको प्लेस करने का या इसकी ओरिएंटेशन करने का या इसकी प्लेसमेंट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। सही। तो स्पेसिफिक तरीके में बस बेसिकली ये ख्याल रखिएगा कि जो दोनों साइड्स अनकनेक्टेड रखी थी ना, जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, बस उन दोनों साइड्स को आपने मैग्नेटिक फील्ड के सामने परपेंडिकुलरली एक्सपोज करना है, विद द इंटेंशन कि फील्ड लाइंस एक साइड से एंटर करे और उसकी ऑपोजिट वाली साइड से एग्जिट करे। ठीक है, सो टेक्निकली द आंसर टू योर क्वेश्चन, इज इट ऑलवेज प्लेस लाइक दिस? तो यस, सो द ओरिएंटेशन मैटर्स। ओके, लेट मी सी, ऊपर किसी ने कोई और क्वेश्चन अगर एड्रेस करने के लिए पूछा हुआ था तो ओके, ऊपर रोहिल का कुछ आया था। अ, रोहिल, और तो कुछ नहीं रह गया ना तुम्हारा स्टेटमेंट ऊपर? जरा मुझे यस या नो कर दोगे इफ? ऑल राइट, ठीक है। सो मेरा काम तो खैर एसेंशियली पूरा हो गया है। सो बजाय इसके कि मैं रुक जाऊं, मैं ये कर लेता हूँ कि बस 2 चीजें मुझे और पूछनी है इसके अंदर, तो वो करा के फिर कंक्लूड करता हूँ। 1 सेकेंड और दीजिएगा। इसको भी जरा सा इस तरह से प्लेस कर दूं। परफेक्ट है। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं इस तरह के सेक्शंस बना देता हूँ, आपके लिए जरा सा जजमेंट करना आसान हो जाएगा।
काफ़ी है। अब सिर्फ़ एक लास्ट चीज़ रह गई है, तो वो 1 गो में करा दूँ? क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अ, व्हाई डू वी प्रेफर टू मेक अ हॉल प्रोब यूजिंग semiconductors rather than conductors? इस हॉल प्रोब ज़्यादातर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? उसकी जस्टिफिकेशन। अगर आप फ़ॉर्मूला देखें ना, जो फ़ॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्कआउट करके निकाला था, दिस वाज़ द फ़ॉर्मूला। सो आई एम होपिंग कि आपको याद नहीं भी रहा होगा, तो एटलीस्ट दोबारा देखेंगे तो अभी याद आ जाएगा। फ्रॉम दिस फ़ॉर्मूला, इफ आई मेक वी द सब्जेक्ट, दिस इज़ व्हाट आई गेट। अब इस फ़ॉर्मूले में जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ना 2 टर्म्स, इनको ज़रा केयरफुली देखिएगा, ताकि आप ये समझ लें कि सेमीकंडक्टर्स से बनाना सेंसिबल क्यों कंसिडर किया जाता है। आई थिंक अगर आप फ़ॉर्मूले की टर्म्स में देखेंगे ना, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि द वोल्टेज रिकॉर्डेड बाय द वोल्टमीटर appears to be inversely proportional to the value of n. अब सबको पता है कंडक्टर्स विल हैव लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो कंडक्टर्स में n की वैल्यू प्रीडोमिनेंटली हाई होती है और अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान है, क्योंकि जितनी n की वैल्यू हाई होगी ना, तो जो वोल्टेज आपके पास रिकॉर्ड हो रहा होगा वो उतना ही लो होगा और लो वोल्टेज को मेजर करना आपके लिए हमेशा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको मिली वोल्ट मीटर्स चाहिए होंगे या माइक्रो वोल्ट मीटर्स चाहिए होंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो कंडक्टर्स से बनाने का नुकसान है और नुकसान ये है कि कंडक्टर्स में n की वैल्यू बहुत हाई होती है। कॉन्सिक्वेंटली जो वोल्टेज रिकॉर्ड होता है ना, वो माइक्रो वोल्ट्स में चला जाता है। उसकी मेजरमेंट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, प्रिसिशन नहीं आ सकती है। सेमीकंडक्टर्स, वी आर बेटर ऑफ यूजिंग सेमीकंडक्टर्स, लेट्स पुट इट दिस वे, because semiconductors, as the name implies, they have relatively lesser number of charge carriers, hence semiconductors. So n की वैल्यू लो होती है और consequently voltage की वैल्यू is appreciably large, which can be easily recorded. है ना? तो इस इनवर्स रिलेशनशिप की बेसिस पे मैं अपने आंसर की वर्डिंग्स को यहाँ लिख लेता हूँ। For conductors, n is very high, therefore the voltage recorded is very low, hence difficult to measure. Whereas for semiconductors, n is relatively low, therefore voltage की value is considerably high, hence easy to measure. ठीक है। अ, एक चीज़ जो और पूछनी है, आई थिंक वो क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दूँ। The voltage recorded by the voltmeter is sometimes called
हॉल वोल्टेज। हॉल इज द नेम ऑफ द पर्सन जिसने कि इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। सो टू recognize him, the voltage recorded by this instrument is sometimes given a special name referred to by the term hall voltage. एग्जाम्स के अंदर भी कभी वो वोल्टेज लिख देते हैं, कभी वो हॉल वोल्टेज यूज कर लेते हैं टर्म। तो अगर वो हॉल वोल्टेज कहते हैं तो वी एच का सिंबल इस तरह से बना के दे देते हैं। सिर्फ वोल्टेज कहेंगे तो वो कैपिटल वी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। ओके, और कमिंग बैक टू द डायग्राम, थिकनेस याद रखिएगा। ये जो टी वाली साइड है ना, अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा है एग्जाम्स के अंदर कि आपको ये वाली साइड को लेबल करना है, विच इज टी। ठीक है, टी वाज द थिकनेस ऑफ द होल प्रोब। तो अक्सर वो इसका अल्फाबेट पूछते हैं कि यार ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, या थिकनेस मार्क करके दिखाएं या वट। तो यूजुअली आपके पास लेंथ जो है एल, या जो डी वाली साइड थी, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक साइड, वो इतना नहीं पूछते। लेकिन थिकनेस ऑफ द हॉल प्रोब को मार्क करने के लिए कभी कभी दे देते हैं। सो टी को, तो मैंने डायग्राम पे भी सर्कल लगाया था ना, जरा उसको प्रॉपर तरीके से याद रख लीजिएगा। ऑल राइट, लेट मी सी हैव आई मिस्ड आउट एनीथिंग। ठीक है, एज ए सेड, बस मैं क्लास ओवर ही कर रहा हूँ। मैंने कहा जरा एक नजर पढ़ लूं दोबारा, ताकि आपको स्टेटमेंट्स याद रह जाएं कि हमने वर्किंग की डिटेल्स में कोई चीज अगर मिस करी हो ना, तो अभी है टाइम 2-4 मिनट, तो कम से कम मैं दोबारा लिख लूं, अदरवाइज फिर ओवर कर दूंगा। जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स मोर, ताकि मैं एक सीक्वेंस में इसको रीड कर दूं, है ना। सो ए बी एफ ई सी डी एच जी डायग्राम पे गिवन था, वो कनेक्टेड टू द स्विच, द एमीटर एंड द बैटरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर फ्रंट और बैक को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया था, टॉप और बॉटम को खाली छोड़ दिया था। They were placed in a magnetic field whose strength is to be determined in a manner such that the field enters perpendicularly from one side and exits through the other side. ये तो इसका पूरा लेआउट था। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन थी कि मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया था, फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे। आपने कहा था दे वर कमिंग आउट, मैंने कहा था दे विल मूव टूवर्ड्स द साइड ए डी एच ई। फिर मैंने कहा था फ्रंट को पॉजिटिव बना दें, बैक को नेगेटिव बना दें, ये भी सही है कहना। और शॉर्टर फॉर्म में कहना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप बिटवीन द टू ऑपोजिट साइड्स, ये भी सही है। इसके बाद हमने कहा था क्रॉस फील्ड क्रिएट हो जाएगी। फिर हमने कहा था क्रॉस फील्ड की वजह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा, और वो स्ट्रेट जाना शुरू हो जाए जब, तो उस वक्त हम एम मीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने समझाई थी। फिर इसके बाद कहा था डेरिवेशन के अंदर दोनों को इक्वल कर दिया था, और वर्कआउट करके डेरिवेशन करके रिजल्ट निकाल लिया था। रिजल्ट की ये रिकग्निशन थी कि 5 चीज़ों में से मैंने आपको कहा था, रिजल्ट की ये रिकग्निशन थी कि 5 चीज़ों में से मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट वाली क्वांटिटीज़ मैन्युफैक्चरर खुद दे देते हैं बिकॉज़ वो कांस्टेंट है। तो टेक्निकली आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वोल्टेज और करंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, बाकी कोई काम नहीं करना पड़ता। बस वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे, तो आपको फील्ड स्ट्रेंथ का रिजल्ट वर्कआउट करके मिल जाएगा। फिर मैंने बाकी बस सिंबल्स वगैरह बता दिए, और ये बता दिया कि व्हाई डू वी कंस्ट्रक्ट दिस यूजिंग अ सेमीकंडक्टर एज़ अपोज्ड टू कंस्ट्रक्टिंग इट यूजिंग अ कंडक्टर। ठीक है गाइस, मेरा ख्याल है ये लेक्चर 2 पेजेस पर है, तो इसको मेरा ख्याल है अभी ही अपलोड कर देता हूँ। इसके नोट्स वगैरह ज़रा प्रॉपर्ली बना लीजिएगा, और ज़रा सेक्शन वाइज़ डिवाइड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में जहाँ स्टॉप किया है ना, इसी पॉइंट से मैं आगे अगली वाली क्लास के अंदर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ, और 5 मिनट्स दीजिएगा, तो मैं स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2 को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है यार, खुदा हाफ़िज़ फॉर टुडे, सी यू अराउंड, टेक केयर।